बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अभी बीएस थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स वालों का फ़िज़िक्स 211 कोर्स कोड है और इसमें जो हम लेक्चर आज करने लगे हैं वो है चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2। कल हमने चार्ज के बारे में कुछ चीज़ें देखी थी। आज जो हम पढ़ने लगे हैं ये है कूलम लॉ के बारे में। कूलम लॉ जो है ये असल में दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली जो फोर्स है उसके बारे में हमें बताता है कि वो फोर्स कितनी है। ठीक हो गया। कूलम लॉ बेसिकली कूलम ने एक्सपेरिमेंट किए थे। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 12 का पहला टॉपिक था आपका। काफ़ी सारे इसने एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में इसने ये देखा कि जो दो चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स है वो इन दो एक्सप्रेशंस को फॉलो करती है। मतलब ये हुआ कि अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है यानी उनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है, फ़र्ज़ करें R, तो ये जो फोर्स है इन दोनों के दरमियान लगने वाली ये इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और जब प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया जाए तो फिर इक्वलिटी आ जाता है और साथ एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है इसे कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं और इसे के से जाहिर किया जाता है और के की जो वैल्यू है ये डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर और एस आई यूनिट्स के ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यूनिट्स लिखने के लिए, और दूसरी बात ये कि दरमियान में आपने मीडियम कौन सा रखा हुआ है। अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो यानी फ्री स्पेस हो और सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज़ करें एस आई, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम यूज़ करें एस आई और दोनों चार्जेस के दरमियान कुछ भी ना हो यानी फ्री स्पेस हो, तो फिर के की ये वैल्यू होती है जो सामने आपको लिखी नज़र आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ये आती है 9 × 10⁹ यूनिट्स आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यूनिट्स कैसे बनाएंगे, आप यहाँ से के का फार्मूला बना लें, F(r²) डिवाइडेड बाय Q1 Q2 और ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। अब बात आती है एप्सिलॉन नॉट की। ये इसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि फ़र्ज़ करें दो चार्जेस जो पड़े हुए थे, एक Q1 और दूसरा चार्ज था Q2, इनके दरमियान फ्री स्पेस है। हम जानते हैं कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब ये है कि दरमियान में जो फ्री स्पेस है वो इनके दरमियान लगने वाली फोर्स को कितना अपोज करती है। जाहिर बात है अगर ये चार्जेस जो हैं एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे और अगर आप इनको छोड़ दें तो ये अवे मूव करना शुरू कर देंगे।
तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है कि वो जो फ्री स्पेस है जो इनके दरमियान में है, इनकी मोशन को कितना अपोज कर रही है या इनके दरमियान लगने वाली फोर्सेस को कितना अपोज कर रही है। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम। कुछ इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये है जी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ये आपको याद होनी चाहिए, एफएससी में भी याद की थी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और चूंकि के और एप्सिलॉन नॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है, तो इसका मतलब है के जो भी यूनिट्स आपने बनाए थे, एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स बिल्कुल उसके इन्वर्स होंगे। इस तरह से के की जगह अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर दें तो हमारे पास कूलम फोर्स का ये फॉर्मूला आ जाता है। इसे कूलम फोर्स भी कह सकते हैं, इसे आप इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह सकते हैं, इसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स है ये उन चार्जेस के दरमियान में होती है जो रेस्ट पे होते हैं। ये बात याद रखें, कूलम लॉ जो है ये स्टेशनरी चार्जेस के लिए वैलिड है। इसके अलावा कंडीशन क्या है कि ये जो चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पॉइंट चार्जेस का मतलब ये है ऐसे चार्जेस जो पॉइंट पार्टिकल्स के चार्जेस हैं, या ऐसे चार्जेस जिनके साइज़ बहुत छोटे हैं, आप उनको फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म की। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म, हम जानते हैं कि कूलम ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि जो अभी अभी हमने फॉर्मूला बनाया है इसको भी वेक्टर की शक्ल में लिखना चाहिए। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं जो इस वक्त आपको नज़र आ रही है। इस डायग्राम में वही दो चार्जेस हैं, Q1 और Q2, और इनके दरमियान डिस्टेंस वही है R। फर्ज करें F21 ये वाली जो फोर्स है ये Q1 Q2 के ऊपर लगा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ये फ़र्ज़ कर लें ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेंगे। अब फ़र्ज़ कर लें कि Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है रिपल्शन की, उसका हम नाम रख देते हैं F21, और उसको हमने यहाँ पे उसका ज़िक्र भी कर दिया, एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन चार्ज Q2। इसी तरह F12 जो फोर्स है ये Q2 लगा रहा है Q1 के ऊपर। F12 एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन Q1। अब इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड तो बिल्कुल सेम होगी, बस इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड इनकी क्यों सेम है? अगर हम जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है वो देखें तो वो फार्मूला कुछ इस तरह का है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब चाहे आप Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाली फोर्स लिख लें, यानी F21 लिख लें, चाहे Q2 की वजह से Q1 पे लगने वाली फोर्स लिख लें, यानी F12 लिख लें। इन दोनों की मैग्नीट्यूड में फार्मूला तो यही होगा। कहने का मतलब ये है दोनों केसेस में फार्मूला में Q1 और Q2 तो ज़रूर आएंगे। अब चाहे आप Q1 इंटू Q2 लिख दें या Q2 इंटू Q1 लिख दें, इन दोनों बातों का मतलब सेम ही है। यानी हम कह सकते हैं दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं उसकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होती है। अगर उसकी मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कूलम फोर्स इज़ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब होता है बाहमी फोर्स, यानी जितनी एक दूसरे पे लगा रहा है उतनी ही दूसरा पहले पे लगा रहा है।
बस इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। ऐसा करते हैं, F21 ये जो सामने आपको नज़र आ रही है, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर अपने तौर पे यूज़ कर लेते हैं R21 के नाम से, R21 के नाम से, और इसके ऊपर एक हैट लगा दिया। इसका नाम आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे चूँकि डायग्राम में हमें इनके दरमियान डिस्टेंस R नज़र आ रहा है, तो हमने उसी के नाम से इनका यूनिट वेक्टर का नाम रख दिया। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर की अपनी मैग्नीट्यूड तो 1 होती है, ये सिर्फ किसी दिए गए वेक्टर की डायरेक्शन बताने का काम करता है। इसी तरह जो Q2 की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स लग रही है F12, इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हम दूसरा यूनिट वेक्टर यूज़ कर लेते हैं R12 हैट। अब अगर आप इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को देखें तो ये दोनों यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। यानी हम कह सकते हैं R12 हैट इज़ इक्वल टू माइनस R21 हैट, या R21 हैट इज़ इक्वल टू माइनस R12 हैट। चूँकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो हैं इनके साथ अगर इनको हम इक्वल करके लिखेंगे तो एक के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर हैं। तो अगर मैं F21 का फ़र्ज़ करें फार्मूला लिखता हूँ, तो एक तो इसमें आएगा मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे बताई है कि दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आएगी। और दूसरा, आप ज़ाहिर बात है अब आप इसे वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, इसके ऊपर एरो आएगा। अब आप इसे वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसके साथ एक यूनिट वेक्टर भी आएगा, और यूनिट वेक्टर हमने क्या सोचा हुआ है R21 हैट। अब इसी तरह अगर एक सेकंड ज़रा, मुझे एक कॉल आ रही है, मैं वो कॉल सुन लूँ। चलें अब देखें, ये अब मैं दूसरी फोर्स लिखने लगा हूँ। दूसरी फोर्स थी F12। अगर मैं उसका फार्मूला लिखूँ तो उसमें भी मैग्नीट्यूड तो यही आएगी, मैग्नीट्यूड तो सेम होगी, लेकिन इसके साथ यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 हैट। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि R12 हैट जो है ये अगर R21 हैट के इक्वल लिखना पड़े तो साथ एक नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर आपके पास बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R², और ये जो नेगेटिव साइन है ये पीछे आ जाएगा और साथ R21 हैट इसके साथ लिख दिए। अब आप गौर करें, ये है R21 हैट वाला सारा फार्मूला, यानी ये सारा कुछ जो है ये तो F21 वेक्टर के बराबर है। इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। यानी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है उसकी मैग्नीट्यूड दूसरे चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रही है उसके इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। आप इन दोनों में से किसी एक फोर्स को एक्शन की फ़ोर्स कह सकते हैं और जो दूसरी फोर्स है उसे रिएक्शन की फ़ोर्स कह सकते हैं। और यही न्यूटन के थर्ड लॉ के रिज़ल्ट के तौर पे आपने पढ़ा हुआ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ भी यही कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हमने वेक्टर फॉर्म उसकी कर ली। तो बता दें, यहाँ तक आप सबको समझ आ गई है? यस सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट इसका कूलम्स लॉ का जो थर्ड पार्ट है वो है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। अब हमने ये देखना है कि दो चार्जेस के दरमियान अगर कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया जाए, ऐसा इंसुलेटिंग मीडियम जिसको हम डाइलेक्ट्रिक भी कह सकें। असल में डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा इंसुलेटर होता है
जिसके अंदर डायपोल्स पैदा किए जा सकें या जिसकी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की जा सके। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ये आगे चल के हम हो सकता है इसको देखें। तो फिलहाल मैं सिर्फ डाई इलेक्ट्रिक का वर्ड ही यूज़ कर रहा हूँ। अगर दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए, अगर दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाए तो होता क्या है, ये मैं आपको साफ स्क्रीन पे थोड़ा सा बता देता हूँ। फर्ज करें कि ये एक चार्ज है Q1, ये दूसरा चार्ज है Q2। फर्ज करें दोनों पॉजिटिव हैं। इनके दरमियान फ़र्ज़ करें आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, जैसे कंसिडर करें कि कोई प्लास्टिक की शीट है जो आपने रख दी है। तो प्लास्टिक की शीट रखने से पहले जो परमिटिविटी की वैल्यू थी वो थी एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। शीट रखने के बाद ये जो परमिटिविटी है यानी ऑपोजिशन है ये बढ़ जाती है, कुछ गुना हो जाती है, यानी एप्सिलॉन नॉट के मुकाबले में कुछ टाइम्स हो जाएगी, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कोई भी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करने से ये कुछ गुना हो जाती है, और जितने गुना हो जाती है उसके लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं एप्सिलॉन आर। अब जो टोटल परमिटिविटी है वो बन जाती है ये एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। और ये जो नंबर आया है जिसको मैं बोल रहा था कि कुछ टाइम्स हो जाती है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इस नंबर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये प्योरली डिपेंड करती है उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर, इसीलिए इसे एक दूसरा भी नाम दिया जा सकता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक हो गया। तो अब आपका जो कूलम लॉ की फोर्स वाला जो फॉर्मूला था, जो कूलम फोर्स वाला शुरू में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, F इज़ इक्वल टू के, बल्कि के की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ था F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपने पढ़ा था। ये है विदाउट मीडियम, यानी ये फॉर्मूला कब है, जब दरमियान में फ्री स्पेस हो। लेकिन अगर दरमियान में कोई मीडियम रख दिया जाए तो फिर जो फोर्स है फ़र्ज़ करें उसको हम बोल देते हैं एफ प्राइम। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, क्योंकि अब जो परमिटिविटी है वो कुछ टाइम्स हो गई है। ये है विद मीडियम। तो अगर हम ये जो राइट हैंड साइड पे सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये सारा कुछ इसको देखें तो ये तो f के बराबर है जो हमने ऊपर फार्मूला लिखा है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं f प्राइम इज़ इक्वल टू f डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब ये f क्या है, दिस इज़ कूलम फोर्स व्हेन देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस, और f प्राइम क्या है, कूलम फोर्स व्हेन देयर इज़ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द चार्जेस। तो हम ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हवा के अलावा किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए 1 से बड़ी होती है। अगर आप एयर की बात करें तो फिर तो इसकी वैल्यू तकरीबन 1 के बराबर ही होती है। 1.0006 एक वैल्यू आपने एफएससी में भी याद की थी। तो हवा के लिए तो ये तकरीबन 1 के बराबर है। अगर एयर की बात करें फिर तो यहाँ 1 आ जाएगा और दोनों फोर्सेस जो हैं वो तकरीबन बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर एयर के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम की बात की जाए तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जब नीचे 1 से बड़ी वैल्यू से डिवाइड करें तो ऑटोमेटिकली आंसर छोटा आता है, यानी हम कह सकते हैं एफ प्राइम इज़ लेस देन एफ। सो इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम ये है कूलम फोर्स
decreases by inserting dielectric medium between the charges। तो एक नज़र मैं आपको अभी तक मैंने जो करवाया है वो मैं दिखा देता हूँ। ये है डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम। आप इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हैं। उसके बाद ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, और ये थी कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। अभी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी साथ ही देख लें। वो कह रहा है एक्सप्लेन हाउ कूलम्स लॉ इज़ वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली। तो इसके लिए एक अपरेटस यूज़ किया जाता है जो सामने अल्हम्दुलिल्लाह जो सामने डायग्राम की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। जो मैं आपको पहले बता रहा था कि कूलम ने क्या किया था, कूलम ने भी ऐसे ही अपरेटस की मदद से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में फ़ोर्स की जो बार बार वैल्यूज़ आई, उसने चार्ज की मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ करके उनको मुख्तलिफ़ डिस्टेंस पे रख के फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट की, और फिर उसने उन सारी वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में लिखा। फिर उसने कोई फार्मूला सोचा कि फ़ोर्स की इन वैल्यूज़ को कौन सा फार्मूला जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो फिर आखिर में जाके वो फार्मूला सामने आया जो आप पढ़ते हैं। हमेशा याद रखें, ये जो लॉज होते हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की बेस पर बनाए जाते हैं, यानी सोचे जाते हैं। आप समझ लें तुक्का मारा जाता है कि अगर ये वाला रिज़ल्ट आ रहा है तो इसको कौन सा फार्मूला फॉलो कर सकता है। तो इस तरह के फार्मूलों की एज सच कोई डेरिवेशन नहीं होती, ये डायरेक्टली लिखे जाते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को देखते हुए। तो सेम इसी तरह आप ये जो ऑपरेटर्स है इसकी मदद से कूलम लॉ का जो रिज़ल्ट है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक वायर है जिसकी मदद से हमने एक अपरेटस एक रॉड को सस्पेंड किया हुआ है, और कुछ चार्जेस हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, उनके ऊपर कुछ चार्ज है। जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, ये पॉइंट बी है और ये है एक ऑब्जेक्ट जिसको ए का नाम दिया है। जो पॉइंट बी पर ऑब्जेक्ट है इस पे जो चार्ज है फ़र्ज़ करें वो Q1 है, और जो पॉइंट ए पे ऑब्जेक्ट है इस पे जो चार्ज है फ़र्ज़ करें वो Q2 है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R, जो यहाँ पे शो किया गया है इनके सेंटर के दरमियान डिस्टेंस। तो इस तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है जब फोर्स लगेगी तो ये मूव करेंगे तो फिर टॉर्क पैदा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को वेरीफाई कर सकते हैं। आप इस सारे ये जो थोड़ी बहुत थ्योरी है इसको एक नज़र देख लीजिएगा, और बस यही छोटा सा काम है इसमें, और कुछ नहीं है। इसके बाद आपने ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर देखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर से भी वो कुछ पूछ सकता है। अब मेरे से अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर लें 1 बाय 1। सर ये मजीद डिपो वालों की बुक है, पेपर ए बी या सी? ये पेपर बी है। आपने बुक नहीं ली अभी? आप बुक परचेज कर लें ये वाली। सर इसके तकरीबन कितने चैप्टर पढ़े? आप ये ना अभी देखें, बस पढ़ना शुरू कर दें, इसके बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं हमने। आपको ये बुक लेनी पड़ेगी। आज जो हमने न्यूमेरिकल जो है वो टॉपिक से रेलिवेंट जो है वो आप देख लीजिएगा। ख़ासकर आप ऐसा कीजिएगा कि पास्ट पेपर्स जो हैं वो आप रखें। पास्ट पेपर्स में जिस तरतीब से या जिस चीज़ के जिस डिसिप्लिन में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं आप उसको फॉलो करिएगा। बहुत कम चांसेस हैं वैसे कि आपको सारे करने पड़े, जो थोड़े बहुत रेलिवेंट होंगे वो आप देख लीजिएगा। क्या सर इसमें हमें पेपर सी भी पढ़ना पड़ेगा या नहीं? इनके इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। पेपर बी तो हम हाँ पढ़ना पड़ेगा। सी भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ इसके आप सिलेबस में बिल्कुल एंड पे देखें इलेक्ट्रॉनिक्स भी लिखा हुआ है।
मुझे तो इस चीज़ पे गुस्सा आता है, आपका सब्जेक्ट फ़िज़िक्स नहीं है और आपका जो सिलेबस है वो बहुत लंबा है। मैथ वालों का सिलेबस बहुत लंबा होता है। पता नहीं यूनिवर्सिटी वालों ने क्या सोचा है आपके साथ। कोर्स आउटलाइन देखें, बहुत लंबी है कोर्स आउटलाइन। तो इसका हल यही है, आपने पास पेपर अपने साथ रखने हैं शुरू दिन से ही। जी तो आज इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।